हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरियाल और आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्री की परीक्षा आ रही है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और ये वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इसमें बीपीएससी की विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एक बहुत अच्छा संकलन है और आपकी ये 68वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े-बड़े हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन उतने नहीं दूँगा क्योंकि इससे देखिए क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर वो आप लोगों के लिए भी बोरिंग होगा। तो आप प्लीज़ मैं आंसर आपको बताता हुआ चलूँगा और जहाँ पर नीड होगी मैं एक्सप्लेन आपको कर दूँगा। तो वरना बाकी आप वीडियो पॉज़ करके एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आगे देखते हैं। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। उसमें जब पूर्ण स्वराज है कि हम इसको पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसकी घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था, इसीलिए इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है कितने? देखिए जब बना था तब उस समय ये था स्टार्टिंग में, अब तो 448 के आसपास अनुच्छेद है, लेकिन जब शुरू में बना था तो इसमें ये था 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियां, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर ये तैयार हुआ था। आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है और यहाँ बात मूल अनुच्छेद की हो रही है। 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। अब टोटल 12 अनुसूचियां इसमें हो गई हैं। कैसे? नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन या दल बदल कानून से जोड़ी गई, 11वीं हमारे पंचायती राज संशोधन से जोड़ी गई और 12वीं जो नगर पालिका का संशोधन था उससे जोड़ी गई। तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया, चारों बता दी। भारतीय संविधान में है 350, 400। तो देखिए 400 सबसे पास है क्योंकि 300 400 से अधिक, अब तो 450 के आसपास है, तो यही सबसे सही आंसर इसका होगा। अब देखिए संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? संघीय सूची में हमारी 97 है, राज्य सूची में हमारी 66 है और इसमें हमारी संवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी 47 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। और संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसको याद रखिएगा। और अब कितनी है एक बार देख लेते हैं। अब हमारी वर्तमान में 98 है और आपका यूनियन लिस्ट है संघ सूची में, और आपकी स्टेट सूची में 59 है और हमारे गणना के अनुसार 62 है, किसमें? समवर्ती सूची। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तीन, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। CADB है, CADB ऑप्शन ए में ही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर शब्द हमारे 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और ये केवल एक बार ही संशोधित हुई है आज तक, 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किससे जोड़ा गया? 1976। आगे, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखिए साधारण बहुमत, ये एक साधारण विधायी प्रक्रिया होती है और इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 368 के तहत, ये भी हमें याद रखना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। आगे देखते हैं। और केवल संसद को ही अधिकार है, ना कि राज्य विधानसभाओं को। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। तो अब देखते हैं। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारतीयों को प्राप्त है, 19 में आता है। कानून के समक्ष समानता 14 है, ये सबको मिलता है, तो ये तो नहीं होगा, पहला होगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29, ये उनका है। 21 ये दोनों का है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा पहला। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निज भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, किसके तहत? हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन बी, बी ही है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये जो था 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 काम 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है, और ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा भारत भाग 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार है, उसमें जोड़ा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए तारीख क्योंकि सबको याद नहीं रहती। आगे, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए, मानव अधिकार ह्यूमन राइट की बात कर रहा है, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखिए, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के आधार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है, मतलब इसमें 2 उत्तर हमारे सही होंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? तो देखिए, इसमें जो समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, और समान नागरिक संहिता जो हमारे अनुच्छेद 44 में दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इसको बोलते हैं, वो सब इसमें निहित है, ऑप्शन 1 और 2। छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये हमारे निर्देशित सिद्धांतों में से नहीं है। आगे देखते हैं किसमें दिए गए निर्देशित सिद्धांत, भाग 4 का में और आर्टिकल 36 से 51। लेकिन जो मातृभाषा में शिक्षा है वो कौन से पार्ट का भाग है? 350 ए में उसका प्रावधान है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी की या स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर। इसमें टोटल 10 मौलिक अधिकार थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरू में, अब इसमें 11 है। एक राइट टू एजुकेशन के तहत इसमें एक और जोड़ा गया है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। आगे, अनुच्छेद 53(1) में ये बात कही गई है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार ये बात की गई है, ये रहा। अगला देखते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो देखिए, वो 12वीं भारत की राष्ट्रपति थी। अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में 14वें उपराष्ट्रपति भी बने हैं श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, वो 14वें उपराष्ट्रपति है, ये याद रखिएगा। वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए, जब तक वो उससे पहले वो बिल रहता है, वो एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे देता है, तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। अनुच्छेद 111 में ये देखिए, ये वाली बात की गई है, विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। अगले, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो देखिए, 12वां उनका क्रमांक था, ये हमें याद रखना है। उसके बाद कौन बने थे? 13वें वेंकैया नायडू जी, और 14वें कौन बने थे? अब हमारे जो बने हैं श्रीमान जगदीप धनखड़, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह या 60 दिन तक लगातार वो अनुपस्थित है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा में सदस्य होते हैं टोटल 250 होते हैं, 238 इसमें इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। ये रहा 238 इसमें 12, 250 टोटल, 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी। अनुच्छेद किसमें बात की गई है? यही भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था एक बार। 81 का खा में कहा गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें देखिए, राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, इसका कोई कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। इसमें क्या है? ये रहा, राज्यसभा समाप्त होने का विषय नहीं है क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। हाँ, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं।
अनुच्छेद किसमें बात की गई है? ये 83 में। और इसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसके सदस्यों। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो हमारा जो राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति इसके चेयरपर्सन होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, तो वो इसके सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। देखिए, धन विधेयक में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, इसमें लोकसभा को अधिकार दिए गए हैं। स्पेशल पावर्स है लोकसभा के पास अनुच्छेद 109 के अनुसार। आगे देखते हैं, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, क्योंकि इसके पास स्पेशल पावर्स है। हालांकि राज्यसभा को ये भेजा जाता है और 14 दिन में उसको वापस भी करना होता है, लेकिन राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को या उसके जो एक तरह से रिकमेंडेशंस हैं उनको लोकसभा मान भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेखानुदान क्या है? देखिए, जब बजट बन जाता है उसके बाद उसको देखिए जब बजट बन जाता है उसके बाद उसको सदन में डिस्कशन के लिए रखा जाता है। आपने सुना होगा फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, इस तरीके से उसमें कई सारे डिस्कशन होते हैं। तो उससे पास होने में लगभग 4 से 6 हफ्ते का समय लग जाता है। तो उस दौरान सरकार को पैसा खर्च करने के लिए जो निधि आवंटन चाहिए होता है, ये रहा ना, देखिए बजट पारित लंबित होने के कारण जो निधि निकालनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेखानुदान। ये आप याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात हो रही है। देखिए, 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एस्टिमेट्स कमेटी, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और तीसरी कौन सी है हमारी? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 2:1 के अनुपात में चुने जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों में सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है स्टेट में। 154 के अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है। ये रहा देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका नाम सपुत्र था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सपुत्र था, ये इनका कॉन्सेप्ट था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बात कर रहा है 352 के तहत। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। आगे, केंद्र और राज्य व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। 13, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य भाषाओं की कितनी संख्या है? अब टोटल इसमें देखिए 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, टोटल 22 भाषाएं हैं। अब जो 92वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद कितनी हो गई है? 22 हो गई, याद रखिए। अब टोटल 22 है। सीडीपी या आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारा एनईएस यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। 1957 में कौन सी कमेटी आई है? बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी बाद में आई है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये इसमें कोई स्टेटमेंट में सही नहीं है। आगे देखते हैं 40वां, सॉरी नीचे रह गया शायद क्वेश्चन और। हाँ, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में, हमने ऊपर देख लिया। अगला, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। 3 स्तरों पर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या इसको क्षेत्र समिति या क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, और फिर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 42वां देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। ये द्विस्तरीय, ठीक है, 2 टियर गवर्नमेंट की बात करते थे पंचायती राज में, और अशोक मेहता जी 3 टियर की बात करते थे। और इसमें एक ये था, आप देखिए सॉरी 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस कमेटी ने। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या
गांव समूह पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, सॉरी, प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी, जो हमने ऊपर बात किया, प्रशासनिक प्राधिकारी। आगे देखते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के उपरांत अब अनुसूचित जाति सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसमें 1206 अनुसूचित जातियों की संख्या है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब जातियों की संख्या अनुसूचित जाति की सूची में 1206 हो गई। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो जर्मनी देखिए ये नहीं है। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 4 कंट्री याद रखिए। 5 कंट्री है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर। यूएस देखिए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, जो मैंने आपको बताया। और 10 सदस्य जो होते हैं वो हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से, महाद्वीप के हिसाब से 2 साल के लिए चुने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? मानव अधिकारों के संरक्षण से, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगला, इसका मुख्यालय एक बार पूछ लिया था एमनेस्टी का, ये लंदन में है, याद रखिए। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसमें द चाइना न्यूज एजेंसी, आपने पढ़ा होगा, सीएनए लिखा रहता है, चाइनीज न्यूज एजेंसी, उसी का नाम है, चाइनीज न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? तो देखिए येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना अगस्त 1987 में कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और कब ये लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, अभी हाल ही में निकला है ये। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। और ये किस मिशन के तहत बनाई गई थी? ये कैबिनेट मिशन, जो 1946 में भारत आया था, उसके तहत बनाई गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम क्या है? हमने ऊपर बात करी थी, जो सार्वभौम सत्ता संपन्न, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो देखिए ये वाला सही है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन से सेक्युलर शब्द इसमें जोड़ा गया है, और सोशलिस्ट, 2 शब्द इसमें जोड़े गए। छप्पन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगला देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभिक होती है हम भारत के लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपनी पावर ड्रॉ करता है वो अपने लोगों से करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं उनसे अपनी शक्ति ड्रॉ करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है जनता को। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, तो हमें ये अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? देखिए प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, मतलब कुछ प्रोविजन इसके कैसे हैं, वो यूनिटरी फीचर्स हैं, कुछ प्रोविजन हमारे थोड़ा फेडरल फीचर्स। जैसे क्या होता है उसमें, हाँ कहीं कहीं हम बात करेंगे तो राज्य को ठीक ठाक पावर है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है। तो इस तरीके से एक मिक्सचर है हमारा ये संविधान। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, मैंने शुरू में आपको बताया था, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये दल बदल विरोधी कानून इसमें जोड़ा गया 1985 में। भूमि सुधार के किस कौन से विषय में आते थे? लैंड रिफॉर्म्स आते हैं हमारे राज्य सूची में, क्योंकि इस पर केंद्र केवल एक मॉडल लॉ बना सकती है, लेकिन उसको लागू करने का अधिकार या उससे प्रेरित होने का अधिकार राज्य सरकारों को ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई कुछ नहीं कर सकती, केवल एक मॉडल लॉ उनके लिए बना सकती है। भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती,
भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसके लिए देखिए कोई प्रोविजन नहीं है नागरिकता का। ऑप्शन डी। नागरिकता देखिए भारत में 4 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा। जैसे हमने पौंडीचेरी को अपने भारत में मिलाया था तो वहां के जितने नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता दी गई। अगला, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? देखते हैं। इसके लिए काफी ज्यादा इस पर डिस्प्यूट भी हुए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 1919 को प्रस्तुत किया गया और एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी और ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। याद रखिएगा 10 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत उसके पास ये पावर है, ठीक है। और इसके पास कब से? 226। उच्च न्यायालयों के पास 226 आर्टिकल के तहत ये पावर दी गई है। लेकिन नीचे मैंने आपको बता दिया 5 तरीके के रेट्स हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 12 से 35, भाग 3 अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 44वें संविधान संशोधन से हमने इसको हटा दिया है। अब पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब केवल 6 बचे हैं और ये अब एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300A में। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसे? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में इसको क्वो वारंटो बोलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदेश वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये एक वेलफेयर स्टेट को बनाने की बात करता है, कल्याणकारी राज्य। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 है, उसमें बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये देखिए एनफोर्सिबल नहीं है, मतलब प्रवर्तनीय नहीं है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों में आप ये कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 और 226 के तहत आपको कोर्ट के पास जाने का अधिकार है, लेकिन अगर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व को फुलफिल नहीं करती है सरकार, तो आपके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। इसको याद रखिए। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसमें भाग 4 का जोड़ा गया। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 51 का। उसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब टोटल उसमें 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से मैंने आपको बताया। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, ये तो डीपीएसपी में आता है, आर्टिकल 50 में इसकी बात की गई है। और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो देखिए यही है। ये तो फंडामेंटल राइट्स है, देखिए ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा तो होता है लेकिन संसद में बैठता नहीं, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट जो है वो किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। और इसका एक मतलब क्या है? देखिए कोई भी बिल अगर संसद पारित करती है तो वो तब तक कानून नहीं बनता, तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देता। इसलिए राष्ट्रपति को हमारे भारत में संसद का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। तो कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारत में मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए इसमें तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और समानुपातिक
एकल हस्तांतरणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, तो 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, इसमें देखिए दोनों ही सही है, मैं आपसे कह रहा था ना, ये दोनों ही होंगे, क्योंकि इसको बोलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी दिया है, तो दोनों ही इसमें ऑप्शन सही होंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो देखिए सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इन विवादों को देख सकता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार ये बात की गई। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया उसके ऊपर अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जा सकती है, ये याद रखिएगा आप। और क्या आधार होगा उसका? उसका आधार होता है संविधान का उल्लंघन या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा महाभियोग। अमेरिका के संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, अमेरिका के संविधान से, याद रखिए 61 के तहत। अगला, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो देखिए सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से निर्गत किए जाते हैं या निष्पादित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति भारत का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अनुच्छेद 53 के 1 के तहत देखिए पढ़ लेते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। अगला, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। और स्टेट में कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, स्टेट में होते हैं चीफ सेक्रेटरी, आप याद रखिए। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? मैंने कहा ना, सारे काम जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से निर्गत होते हैं। अनुच्छेद 53 में बात की गई थी ऊपर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किसके आधार पर? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब आर्म्ड रिबेलियन हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया और वॉर हो गया, 3 ये ग्राउंड है। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसके बाद इसको हटा दिया गया है, इसको बदल दिया गया। अब आर्म्ड रिबेलियन उसके द्वारा डाला गया, यानी सशस्त्र विद्रोह। अगला, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो पहले ये राज्यपाल की सलाह, इसमें राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, इसलिए हमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार। मैंने कहा राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, क्या अधिकार नहीं देता? ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये कौन करता है? ये राज्यपाल का डोमेन है, ये राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है। 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार उनको नहीं दिया गया है, यह अधिकार संसद के पास है। संसद उनके ऊपर उनको हटाने की प्रक्रिया चला सकती है और स्पेशल मेजोरिटी से उनको हटा सकती है। और क्या क्या ग्राउंड होंगे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, साबित कदाचार और असमर्थता, इसके आधार पर संसद उनको हटा सकती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? बिहार से। कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जी नहीं, में दोनों सदनों के चुने हुए और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। वैसे इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी चुनाव किया जाता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार। मैंने कहा संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुने हुए और मनोनीत दोनों इसमें भाग लेते हैं, और प्रेसिडेंट के में केवल चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? केंद्र सरकार का, इसलिए इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, मैंने आपसे कहा लोकसभा के प्रति, ठीक है। यही इसका हमारा जो संसदात्मक सरकार है उसका ये सबसे बेडरॉक प्रिंसिपल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। 75(3) के अनुसार
और ये क्या है, अनुसार संघीय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? ये देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लोकसभा इसमें दिया ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? विधायिका। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, संसद सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए इसमें एक से अधिक या कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वो हमने बात करी जो इसका प्रिंसिपल होता है संसदात्मक सरकार का, वो क्या होता है कि आपका जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति है, और वो भी लोकसभा का या राज्यसभा का एक सदस्य होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। देखिए केवल नेशनल इमरजेंसी वाला जो आर्टिकल है, राष्ट्रीय आपातकाल वाला जो आर्टिकल है, उसमें केवल एक जगह कैबिनेट का प्रयोग किया गया है और कहीं नहीं किया गया। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी या लॉ ऑफिसर होता है भारत सरकार का, तो ये उनको परामर्श देता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल या फिर महाअधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, ये रहा देखिए महाधिवक्ता। 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद। अगला देखते हैं, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में होता है? 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है फजल अली के नेतृत्व में। याद रखें फजल अली इसके चेयरपर्सन थे। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, जो बहुमत दल के नेता के रूप में होता है वहां पर। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है। याद रखिएगा, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से आयु को कम का नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। संसद सदस्य चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर 1/6 है, याद रखिएगा 1/6 मत उसको प्राप्त नहीं होता है। ये देखिए आरपीए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, या हिंदी में बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के अनुसार यदि चुनाव में कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब वह उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इसको जो बेस ईयर है वो बदला जाएगा। सब एक बार इसका देखिए संशोधन भी पूछ लिया था, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81 सब क्लॉज 3 में परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। 84वां, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तब तक निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष रहेगी। आगे देखते हैं, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना पर? 1971 की जनगणना पर। कब तक रहेगा ये? 2026 तक रहेगा। कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन सन 2000। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या अधिक है। स्टेट्स में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है, जैसे सिक्किम वगैरह में, गोवा वगैरह में सीटें 60 से कम है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश आंसर है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है
इसके पास है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के तहत ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब इसको 104वें संविधान संशोधन देखिए लिखा है। एक्सप्लेनेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। और स्टेट में गवर्नर कर सकता है, स्टेट में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के एक पर्सन को वो कर सकता है गवर्नर नॉमिनेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 331 तो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित है। अनुच्छेद 30 आगे देख सकते हैं। लोकसभा कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी। अगला, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अर्थात कम से कम 2 सत्र आपके साल में बुलाए जाएंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा में कितनी सीट है? 80। और राज्य विधानसभा में 403। और इसकी राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। राज्यसभा में यहाँ से 31 सीट है, याद रखिएगा 31 सीट राज्यसभा में यहाँ से जाती है। अगला, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे, लोकसभा की बात कर रहा है, दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो बिहार और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। देखिए 54, बिहार में 48, इसमें सबसे ज्यादा किसमें? लोकसभा में। ये रहा देखिए 48, बिहार पश्चिम बंगाल 42 और बिहार में 40 सीट। ये रहा पूरा लिस्ट। 1994 का क्वेश्चन है, उस समय नया राज्य नहीं बना था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ये भी काफी पूछा जाता है प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न है। ये रहा देखिए, सीटें भी याद कर लीजिए, 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। इस चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। सबसे ज्यादा सीट्स किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। कितनी? मैंने बता दिया आपको, 31 सीट्स है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। और ये परमानेंट हाउस होता है, इसका कोई विघटन नहीं होता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। अगला, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है, एक ये स्थायी सदन होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था, टोटल जो मेंबरशिप है वो 250 की है इसमें। ठीक है, टोटल मेंबरशिप इसमें 250 की है। और इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये रहा ऑप्शन। और 238 इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। अगला, अनुच्छेद 80 के अनुसार देख लेते हैं कौन से आर्टिकल के तहत है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। जैसे सचिन तेंदुलकर सर है, रेखा मैम थी, जया बच्चन जी थी, उन सबको इसमें चुना गया। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति जी इसके चेयरमैन होते हैं, और वो सदन के सदस्य नहीं होते। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। संसद नहीं है, याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में मिलता है हमेशा। ये नहीं होगा, ये होगा आंसर लोकसभा। आगे, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उस समय, देखिए उस समय इनमें से कोई नहीं, 1999 की बात कर रहा है, तब पीएम सईद थे, इनमें से कोई नहीं आंसर था उस समय। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का, यानी साल में 2 मीटिंग हमेशा होनी चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल के बाद वाला जो समय होता है उसको हम शून्यकाल या 0 आवर बोलते हैं। 12 से 1 बजे तक ये स्टार्ट होता है। तो देखिए कोई उत्तर इसमें सही नहीं है, प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात, देखिए मैंने जो बोला, किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा में शुरू करने के पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदन
प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द औपचारिक मान्यता में प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं। अगला, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली से संबंधित है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित, ऑप्शन डी। सॉरी, केंद्रीय सेवाएं कह रहा हूँ, नीति क्रियान्वयन से संबंधित है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ये सही होगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति का निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो जो अधीनस्थ विधान पर समिति है, ये इससे संबंधित है। अधीनस्थ विधान से समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी है, क्या है? 30 में से कोई, इनमें से एक से अधिक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ये देखिए पूरा दिया है, ये पूरी कंडीशन है, इसको आप ठीक से देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन दी जाती हैं। और आम आदमी पार्टी का देख लेते हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अहता पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है। अतः विकल्प ई इसका सही उत्तर है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस विकल्प का ए सही माना है। अगला, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल गलत। देखिए केवल संयुक्त अधिवेशन कब, अगर ऑर्डिनरी बिल कोई आया, सामान्य बिल आया है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये होता है। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, जो मैंने आपको बताया। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होती, इसके लिए भी नहीं होती। और एक बात और याद रखिएगा, धन विधेयक के लिए भी कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ये आप हमेशा याद रखिए, धन विधेयक भी ऑप्शन में देता है, उसके लिए भी कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। उसके लिए लोकसभा को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, या उसके पास ज्यादा पावर्स हैं। और ये हमने कॉन्सेप्ट जॉइंट सिटिंग का कहाँ से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कौन आहूत करता है या कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति आहूत करता है। अनुच्छेद किसमें? 108 में इसकी बात की गई है। और कौन इसकी चेयरमैन कौन होता है इसका, या कौन इसको हेड करता है? तो लोकसभा का स्पीकर इसको हेड करता है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोपरि है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हम बोलते भी हैं इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे जो अपनी पावर ड्रॉ करते हैं वो संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उससे ही अपनी शक्ति, या हमारी सारी जो शक्तियां हैं संस्थाओं की, वो संविधान में ही निहित है। आगे, दिल्ली है एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सह राज्य बनाया गया था, और फिर 36वें के द्वारा इसे पूर्ण राज्य, देखिए नीचे लिखा है 36वें संविधान संशोधन को सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले 35वें के तहत सहयुक्त, 36 इसमें है नहीं, तो 35 इसका आंसर होगा। अगला, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? कब, कैसे बना सकता है? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये किसकी पावर होती है? देखिए स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती, संसद के पास है नए राज्य का निर्माण करने की पावर, और राज्यों की बिना सहमति के भी वो ये कर सकता है। राज्य को वो उसकी रिकमेंडेशन के लिए रिपोर्ट भेज सकता है, लेकिन वो उसको मानना या ना मानना वो संसद के ऊपर है। तो संसद के पास ये पावर है, ना कि राज्यों के पास। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। देखिए इसमें राज्य, राज्यपाल, इससे कोई मतलब नहीं। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे M.N. वेंकटचिल्ला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के संविधान द्वारा। अनुच्छेद 124 में इसकी बात की गई सुप्रीम कोर्ट की। ये देखिए इस समय, देखिए एक बार, अब जज कितने हैं इसमें? अब जज इसमें एक चीफ जस्टिस है प्लस 33 हमारे अदर जजेस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 33 अदर जजेस हैं हमारे इसमें, 34 हैं टोटल। देखिए ये है ना, 1933 कर दिया गया, और एक चीफ जस्टिस है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता कितनी है?
तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ऊपर मैंने आपको बता दिया, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 92-93 का प्रश्न है, काफी पुराना, तो इसका आप कोई मतलब नहीं। आप 1+33। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करते हैं। और देखिए हाई कोर्ट में भी याद रखिएगा, हाई कोर्ट में भी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल वो नियुक्ति नहीं करते। उच्चतम न्यायालयों के पास न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है? देखिए संसद ऐसा कर सकता है कानून बनाकर। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीशों की या जजेस की संख्या बढ़ानी है तो एक कानून बनाकर संसद ऐसा कर सकती है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है आयु, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। याद रखिएगा, इसमें 65 वर्ष है, ये हाई कोर्ट में है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र लिखकर दे सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? यह अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर किसी ने कोई कानून ऐसा बनाया है, ठीक है, जो अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, संविधान के जो हमारे मुख्य प्रिंसिपल है या प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है, तो कानून के सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। याद रखिएगा 137 के तहत, ठीक है, 137 के तहत ये अधिकार है कि वो इसको खत्म कर सकता है। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। देखिए भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर चलती है। ऑप्शन ई। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमें पता है राज्यपाल, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अगला देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, आपका विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यसभा, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ये होगा चौथा, ये तीनों इसमें सम्मिलित है। जिन विधान परिषद वहां पर जहां पर ये है, क्योंकि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के क्षेत्र के आयोजन के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है, किसमें? आर्टिकल 175(2) द्वारा। एक बार देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन में कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर संविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानपालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो देखिए जो उद्योगपति हैं इनमें से कोई कैटेगरी ये नहीं है। ठीक है, अलग अलग पूरा समूह दे रखा है, देखिए आप देख लीजिए 1/12 है, ठीक है, 1/12, 1/3, इस तरीके से आप पूरा देख लीजिए, लेकिन उद्योगपतियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो देखिए केंद्रीय संसद द्वारा 169 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगर कोई राज्य चाहता है वहां पर इस तरीके का कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए तो संसद ऐसा कर सकती है। आगे, निम्नलिखित राज्यों में कहा विधान परिषद है? तो यहाँ पर देखिए बिहार में केवल विधान परिषद है, बिहार में द्विसदनीय प्रणाली है, बाकी कहीं पर नहीं है। और कहाँ कहाँ पर है बाकी देख लेते हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में टोटल विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का, तो अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को। अनुच्छेद 179 के अनुसार। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में
एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। कौन से कोर्ट का न्यायालय था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायालय का जजमेंट था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया, यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो देखिए सी और डी दोनों ही इसके लिए है। मुंबई में भी है और गुवाहाटी भी एक से ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन को कवर करता है। देखिए गुवाहाटी न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी अधिकारिता असम में है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र में है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव तथा गोवा भी इसी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, याद रखिएगा। दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली को मिलाकर अब एक नए यूनियन टेरिटरी का गठन कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के लखनऊ जो बेंच है उसके समक्ष है, का प्रकार कौन सा है? स्वामित्व मुकदमा यानी टाइटल सूट। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। एक बार आप प्लीज 325 और पढ़िएगा, 325 में और 326 में, ये दो बहुत और इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज जरूर देखिएगा। 326 और 325 इन दोनों को जरूर देखिएगा प्लीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए जो एजुकेशन है इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शिफ्ट किया गया था। मैंने देखिए बता दिया आपको, ये रहा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन गठित करेंगे जो कि डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस के लिए यूज किया जाता है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में। अगला, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। मैंने आपको बताया डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत पूछा जाता है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 से इसको खत्म कर दिया गया है। अब इसका स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो 12वीं से 13वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीएमसी बालीयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह सदस्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। तो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो केवल इलेक्शन कमीशन को या चुनाव आयोग को दर्जा देने का ये अधिकार है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी ठीक। 1999 के आम चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय सदस्य थे। तो 2001 का क्वेश्चन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा उस समय के हिसाब से। वर्तमान में कितने हैं देखिए, एक बार ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 83 में इसका गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको आप याद रखिएगा। जस्टिस आर एस सरकारिया इसकी चेयरपर्सन थे और केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा के लिए बनाया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, हमें पता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और राज्य सरकार ही उसका निर्णय लेती है कि पंचायतों के चुनाव कब कराए जाएंगे। पंचायती राज विषय किसमें है? मैंने बताया राज्य सूची में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो देखिए जो हमारा अनुच्छेद 243 है उसमें जी जो क्लॉज है, जी अनुच्छेद 243 जी, उसके तहत 29 जो कार्य है यहाँ पर दिए गए हैं। नगर पालिका में 18 कार्य हैं, याद रखिएगा। पंचायती राजों में 29 विषय हैं और
उसमें 18 विषय। कब किया गया था इसकी स्थापना? 73वें संविधान संशोधन सन 1992 में। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 29 कार्यों की सूची वर्णित है 243 जी में। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल, रूरल स्पोर्ट्स इसमें शामिल नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? जाति पंचायत, ग्राम पंचायत। देखिए ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया 243 आर्टिकल। और कब से कब तक हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता? अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, हमने ऊपर डिस्कस किया। निम्न में से 51 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक बार 51 आप जरूर देखिएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर आप कुछ भी नहीं देखेंगे। 51 जरूर देखिएगा, क्या है 51 बहुत आता है। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश देता है? तो मैंने आपको बताया 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिला परिषद में इसके सदस्य में कुछ सांसद होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है उसमें, तो सारे ही इसमें सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ये 3 होती हैं। इसको ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत को याद रखिएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका जो प्रधान लक्ष्य है डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना, पावर को। तो ये रहा शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 177 देखते हैं। सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? स्थानीय जनता की, लोकल पीपल की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, लोगों की हिस्सेदारी या पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सभी आंसर ऑप्शन डी। पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। इसमें भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 में। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? हमने बात करी बलवंत राय मेहता, 1957 में आई थी। अशोक मेहता भी संबंधित इससे, लेकिन ये कब आई थी? इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी। किसमें आई थी? 1977 में, ये 57 में। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए 2-3 कमेटी दी है इन्होंने। 77 में मैंने बता दिया अशोक मेहता समिति, 85 में जीवी के राव समिति, और इसके बाद एल.एम. सिंघवी भी आएगी, ये एल.एम. सिंघवी कमेटी। और थुंगन 88 में पी.के. थुंगन कमेटी। ये सभी इससे संबंधित है। ये कालानुक्रम में लगाने के लिए आती है, प्लीज इसको जरूर एक बार देख लीजिए, आप अपनी ट्रिक इसमें कुछ बना लीजिए। कालानुक्रम में लगाने के लिए आती रहती है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता जी, ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? आपका डिसेंट्रलाइजेशन का, स्वायत्तता, लोक सहभागिता। ये है, देखिए गलत है, नहीं जगाना इसमें लिखा है। स्थानीय समुदाय में आतंकवाद को जगाना, नहीं जगाना, नहीं जगाना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पर? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत याद रखिएगा, अशोक मेहता कमेटी कब की है? 1977 की, अशोक मेहता कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो क्या नहीं आता? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ये नहीं आता। अगला, पंचायती राज प्रणाली की सूची में हमने बात करी, राज्य सूची में शामिल है। अगला, किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण? देखिए नॉर्मली क्या है, 33% आरक्षण है, 1/3 है, ठीक है। लेकिन कहां पर कितना किया गया है? 50%। तो जो हमारे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सभी चारों राज्यों में कितना है? 50% आरक्षण है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड,
महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो ऊपर हमने लिस्ट देख ली, 2011 का प्रश्न है, उसमें उसके हिसाब से बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। अगला, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? कौन सा बिल था वो? तो वो 64वां संविधान संशोधन बिल था, याद रखिए। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वें से संबंधित है। अगला देखते हैं, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, जो न्यायिक पुनर्वीक्षण है, आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर है, 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि पंचायती राज के पास। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत इसकी बात की जाती है और ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, और इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवी अनुसूची इसके द्वारा ही संविधान में जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो अनुच्छेद 42वां, ये इतना बड़ा था इसलिए इतने सारे चेंजेस इसमें किए थे कि इस कारण इसे खुद अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाने लगा। अगला, पिछड़ी जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर जी, तो ये रहा काका कालेलकर, ऑप्शन कब हुआ था ये? अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर, 1953, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कब हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनको एक बात याद रखिएगा, हटाने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा, हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। अगला देखते हैं, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट मशीन यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई थी किसी एग्जाम में, याद रखिएगा, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का संस्करण क्या है? तो इसमें M3 ये वाला संस्करण इसका यूज किया जाता है। अगला, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा पूरा। अगला देखते हैं, भारत के वरीयता क्रम में कौन सबसे पहले आता है? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं। अगर वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और कैग को वरीयता क्रम में एक समान यानी सेम है 9 का रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र से 14वें, उसके बाद 17वें क्रम में रखा गया था। विकल्प ई सही उत्तर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? याद रखिएगा, 300 पूछा है, किससे संबंधित हमारा 300? मुकदमे और कार्यवाही से, ये 300 संबंधित है। देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति संसद की शक्ति, और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। और आप मुझे बताइएगा, अनुच्छेद 300A जो है, 300A ये किससे संबंधित है? मैंने ऊपर आपको बताया था, ये बताइए आप मुझे, अनुच्छेद 300 कमेंट में बताइएगा किससे संबंधित। तो देखिए, यही हमारे प्रश्न थे भारतीय राज्य व्यवस्था के, जो भी बीपीएससी में आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप प्लीज इसके साथ मेरी बात मानिए, तो थोड़ा सा आप ल्यूसेंट वगैरह इसके साथ देख लीजिए, जो आपके इसको सप्लीमेंट उससे कर लीजिए। अपने रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपने जितना पढ़ा है वो सारा आप आराम से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 12,000 क्वेश्चन की राज्य व्यवस्था की हमने सीरीज चलाई है, आप उसके भी 4 से 5 पार्ट हमने डाले हैं, तो 300 से 400 क्वेश्चन आपको वहां से भी मिल जाएंगे। आप उसको भी एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा, इसमें काफी अच्छे आईएएस, पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किए हैं, तो आपके रिवीजन के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।